नमस्कार। चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी गुल्ली डंडा। हमारे अंग्रेज दोस्त माने या ना माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोट-पोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूं। ना लान की जरूरत, ना कोर्ट की, ना नेट की, ना थापी की। मजे से किसी पेड़ से एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और दो आदमी भी आ जाएं तो खेल शुरू हो गया। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उसके सामान महंगे होते हैं। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा ना खर्च कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार ही नहीं हो पाता। यहाँ गुल्ली डंडा है, बिना हर्रे फिटकिरी के चोखा रंग देता है। पर हम अंग्रेजी चीजों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीजों से अरुचि हो गई। स्कूल में हर एक लड़कों से 3-4 रुपए सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। किसी को यह नहीं सूझता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेजी खेल उनके लिए हैं जिनके पास धन है। गरीब लड़कों के सिर क्यों या व्यसन मरते हो? ठीक है, गुल्ली से आंख फूट जाने का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट से सिर फूट जाने, तिल्ली फट जाने, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता? अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी में बदल बैठे। यह अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों से अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। वो प्रातःकाल घर से निकल जाना, वो पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गुल्ली डंडे बनाना, वो उत्साह, वो खिलाड़ियों की जमघटे, वो पदना और पदाना, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव जिसमें छूत अछूत अमीर गरीब का बिल्कुल भेदभाव न रहता था, जिसमें अमीराना चोचलों का प्रदर्शन न था, अभिमान की गुंजाइश ही न थी। वह उसी वक्त भूलेगा जब जब घरवाले बिगड़ रहे हैं, पिताजी चौके पर बैठे बेग से रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं, अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकारमय भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है और मैं हूँ कि पदाने में मस्त हूँ। न नहाने की सुधि है, न खाने की। गुल्ली है तो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। मेरे हमजोलियों में एक लड़का गया नाम का था, मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा। दुबला, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां, बंदरों की सी चपलता, वही झल्लाहट। गुल्ली कैसी ही हो, पर इस तरह लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन। जिसकी तरफ वह आ जाए उसकी जीत निश्चित थी। हम सब उसे दूर से आते देख उसका दौड़कर स्वागत करते थे और अपना गोइया बना लेते थे। एक दिन मैं और गया, बस 2 ही लोग खेल रहे थे। वो पदा रहा था, मैं पद रहा था। मगर कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, पदना 1 मिनट का भी अखरता है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली जो ऐसे अवसर पर शास्त्र विहित न होने पर भी क्षम्य है, लेकिन गया अपना दांव लिए बगैर मेरा पिंड न छोड़ता था। मैं घर की ओर भागा, अन्य विनय का कोई असर न हुआ था। गया ने मुझे दौड़ कर पकड़ लिया और डंडा तान कर बोला, मेरा दांव देकर जाओ। पद आया तो बड़े बहादुर बन के पदने के बेर क्यों भागे जाते हो? मैंने कहा, तुम दिन भर पदाओ तो मैं दिन भर पदता रहूं। हाँ, तुम्हें दिन भर पदना पड़ेगा। न खाने जाऊं न पीने जाऊं। हाँ, मेरा दांव दिए बिना कहीं नहीं जा सकते। क्या मैं तुम्हारा गुलाम हूँ? हाँ, मेरे गुलाम हो। मैं घर जाता हूँ, देखो मेरा क्या कर लेते हो। घर कैसे जाओगे? कोई दिल लगी है? दांव दिया है, दांव लेंगे। मैंने कहा, अच्छा, कल मैंने अमरूद खिलाया था, वो लौटा दो। उसने कहा, वो तो पेट में चला गया। मैंने कहा, निकालो पेट से। तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद? उसने कहा, अमरूद तुमने दिया तब मैंने खाया,
मैं तुमसे मांगने ना गया था। जब तक मेरा अमरूद ना दोगे मैं दांव ना दूंगा। मैं समझता था न्याय मेरी ओर है। आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ के किसी के साथ सलूक करता है? भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए देते हैं। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसे मुझसे दांव लेने का क्या अधिकार है? रिश्वत देकर तो लोग खून पचा जाते हैं, या मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा? अमरूद 5 पैसे वाले थे जो गया के बाप को भी नसीब ना होंगे। यह सरासर अन्याय था। गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरा दांव देकर जाओ। अमरूद समरूद मैं नहीं जानता। मुझे न्याय का बल था, वह अन्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, वह मुझे जाने न देता। मैंने उसे गाली दी, उसने उससे कड़ी गाली दी मुझे, और गाली ही नहीं, एक चांटा जमा दिया। मैंने उसे दांत काट लिया, उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा। गया मेरे इस अस्त्र का मुकाबला ना कर सका। मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर जा पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का एक नीच जात के लौंडे के हाथों पिट कर आया। यह मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ, लेकिन घर में किसी से शिकायत ना की। उन्हीं दिनों पिताजी का वहां से तबादला हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला कि अपने हमझोलियों से बिछुड़ जाने का बिल्कुल दुख ना हुआ। पिताजी दुखी थे, वो बड़ी आमदनी की जगह थी। अम्मा भी दुखी थी, यहाँ सब चीज सस्ती थी और मोहल्ले की स्त्रियों से लगाव सा हो गया था। लेकिन मैं मारे खुशी के फूला ना समाता था। लड़कों से मैं डींगे उड़ा रहा था। वहाँ ऐसे घर थोड़े ही होते हैं। ऐसे ऐसे ऊंचे घर हैं कि आसमान से बातें करते हैं। वहाँ के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो उसे जेल हो जाए। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बतला रही थी कि मुझसे उनकी निगाह में कितनी स्पर्धा हो रही थी। मानो कह रहे थे, तू भगवान हो भाई, जाओ, हमें तो इसी उजड़ ग्राम में जीना भी है और मरना भी। 20 साल गुजर गए। मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसे जिले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर बाल स्मृतियां हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकला। आंखें किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी। पर उस परिचित नाम के सिवा वहाँ और कुछ परिचित न था। जहाँ खंडहर था वहाँ पक्के मकान खड़े थे। जहाँ बरगद का पुराना पेड़ था वहाँ अब एक सुंदर बगीचा था। स्थान की काया पलट हो गई थी। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान न होता तो मैं उसे पहचान भी ना सकता। बचपन की संचित और अमर स्मृतियां बाहें खोले अपने उन पुराने मित्रों से गले मिलने को आधीर हो रही थी। मगर वह दुनिया बदल गई थी। ऐसा जी होता था कि उस धरती से लिपट कर रहूं और कहूं, तुम मुझे भूल गई, मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूँ। सहसा एक खुली जगह में मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखा। एक क्षण के लिए मैं अपने को बिल्कुल भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूँ। साहबी ठाठ में रौब और अधिकार के आवरण में जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है? एक लड़के ने गुल्ली डंडा समेटकर सहमे हुए स्वर में कहा, कौन गया? गया चमार? मैंने यूं ही कहा, हाँ वही। गया नाम का कोई आदमी है तो शायद वही हो। हाँ है तो जरा उसे बुला सकते हो? लड़का दौड़ता हुआ गया और एक क्षण में एक 5 हाथ के काले देव को साथ लिए आता दिखाई दिया। मैं दूर से ही पहचान गया। उसकी ओर लपकना चाहता था कि उसके गले लिपट जाऊं, पर कुछ सोच कर रह गया। बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया। हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं। आप मजे में हो? बहुत मजे में। तुम अपनी कहो। मतई, मोहन, दुर्गा सब कहाँ है? कुछ खबर है? साहब, मतई तो मर गया, दुर्गा और मोहन दोनों डाकिया हो गए हैं। आप? मैं तो जिले का इंजीनियर हूँ। सरकार तो पहले ही बड़े जाहीन थे। आप कभी गुल्ली डंडा खेलते हो?
गया ने मेरी ओर प्रश्न भरी आंखों से देखा। अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार, अब तो धंधे से छुट्टी नहीं मिलती। आओ आज हम तुम खेलें, तुम पदाना हम पदेंगे, तुम्हारा एक दांव हमारे ऊपर है, वह आज ले लो। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। वह ठहरा टके का मजदूर, मैं एक बड़ा अफसर, हमारा और उसका क्या जोड़। बेचारा झेप रहा था, लेकिन मुझे भी कुछ कम झेप ना थी। इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर इसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। उस भीड़ में वह आनंद कहाँ रहेगा। पर खेले बगैर तो रहा नहीं जाता। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती से बहुत दूर खेलेंगे और बचपन की उस मिठाई को खूब रस लेकर खाएंगे। मैं गया को लेकर डांग बगले पर आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चले। साथ में एक कुल्हाड़ी ले ली। मैं गंभीर भाव धारण किए हुए था, लेकिन गया इसे अभी तक मजाक में ही ले रहा था। फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता या आनंद का कोई चिन्ह न था। शायद वह हम दोनों में जो अंतर हो गया था, यही सोचने में मगन था। मैंने पूछा, तुम्हें कभी हमारी याद आती थी? गया, सच कहना। गया झेपते हुए बोला, मैं आपको याद करता हुजूर, किस लायक हूँ। भाग में आपके साथ कुछ दिन खेलना बदा था, नहीं मेरी क्या गिनती। मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती थी। तुम्हारा वह डंडा जो तुमने तान कर जमाया था, याद है ना? गया ने पछताते हुए कहा, वह लड़कपन था सरकार, उसकी याद ना दिलाओ। वाह, वह मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था, वह तो अब ना आदर सम्मान में पाता हूँ, न धन में। इतनी देर में हम बस्ती से कोई 3 मील निकल आए। चारों तरफ सन्नाटा है। पश्चिम और कोसों तक भीमताल फैला हुआ है, जहां आकर हम किसी समय कमल पुष्प तोड़ ले जाते थे और उसके झुमक बनाकर कानों में डाल लेते थे। जेठ की संध्या केसर में डूबी चली आ रही है। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी काट लाया। झटपट गुल्ली डंडा बन गया। खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्छी में गुल्ली रखकर उछाली। गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। गुल्ली उसके पीछे जाकर गिरी। या वही गया है जिसके हाथों में गुल्ली जैसे आप ही आकर बैठ जाती थी। वह दाहिने बाएं कहीं हो, गुल्ली उसकी हथेली में ही पहुंचती थी, जैसे गुल्लियों पर वशीकरण डाल देता हो। नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, नोकदार गुल्ली, सपाट गुल्ली, सभी उससे मिल जाती थी। जैसे उसके हाथों में कोई चुम्बक हो, गुल्लियों को खींच लेता हो। लेकिन आज गुल्ली को उससे वह प्रेम नहीं रहा। फिर तो मैंने पदाना शुरू किया। मैं तरह तरह की धांधलियां कर रहा था। अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी कर रहा था। कुछ जाने पर भी डंडा खेले जाता था। हालांकि सास के अनुसार गया की बारी आनी चाहिए थी। गुल्ली पर ओछी चोट पड़ती और वह जरा दूर पर गिर पड़ती तो मैं झपट कर उसे खुद उठा लेता और दोबारा टांड लगाता। गया यह सारी बेईमानियां देख रहा था, पर कुछ ना बोलता था, जैसे उसने वह सब कायदे कानून भूल गए। उसका निशाना कितना अचूक था। गुल्ली उसके हाथ से निकलकर टन से डंडे से आकर लगती थी। उसके हाथ से छूटकर उसका काम था डंडे से टकरा जाना। लेकिन आज वह गुल्ली डंडे में लगती ही नहीं। कभी दाहिने जाती है, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे। आध घंटे पदाने के बाद एक गुल्ली डंडे में आ लगी। मैंने धांधली की, गुल्ली डंडे में नहीं लगी, बिल्कुल पास से गई, लेकिन लगी नहीं। गया ने किसी प्रकार का असंतोष प्रकट नहीं किया। ना लगी होगी, डंडे में लगती तो क्या मैं बेईमानी करता? नहीं भैया, तुम भला बेईमानी करोगे? बचपन में मजाल था कि मैं ऐसा घपला करके जीता बचता। यही गया गर्दन पर चढ़ बैठता, लेकिन आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जाता था। गधा है, सारी बातें भूल गया। सासा गुल्ली फिर डंडे से लगी
और इतनी जोर से लगी जैसे बंदूक छूटी हो। इस प्रमाण के सामने अब किसी तरह की धांधली करने का साहस मुझे इस वक्त भी ना हो सका। लेकिन क्यों ना एक बार सबको झूठ बताने की चेष्टा करूं। मेरा हरज ही क्या है। मान गया तो वाह वाह, नहीं तो दो चार हाथ पदना ही तो पड़ेगा। अंधेरा का बहाना करके जल्दी से छुड़ा लूंगा, फिर कौन दांव देने आता है। गया ने विजय के उल्लास में कहा, लग गई लग गई। टन्ना से बोली। मैंने अनजान बनने की चेष्टा करके कहा, तुमने लगते देखा? मैंने तो नहीं देखा। टन्ना से बोली है सरकार। और जो किसी ईंट से टकरा गई हो तो? मेरे मुख से यह वाक्य उस समय कैसे निकला, इसका मुझे खुद आश्चर्य है। इस सत्य को झुठलाना वैसा ही था जैसे दिन को रात बताना। हम दोनों ने गुल्ली को डंडे में जोर से लगते देखा था, लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। हाँ, किसी ईंट में ही लगी होगी। डंडे में लगती तो इतनी आवाज ना आती। मैंने फिर पदाना शुरू कर दिया, लेकिन इतनी प्रत्यक्ष धांधली कर लेने के बाद गया की सरलता पर मुझे दया आने लगी। इसलिए जब तीसरी बार गुल्ली डंडे में लगी तो मैंने बड़ी उदारता से दांव देना तय कर लिया। गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया है भैया, कल पर रखो। मैंने सोचा कल बहुत सा समय होगा या ना जाने कितनी देर पता है, लेकिन इसी वक्त मामला साफ कर लेना अच्छा होगा। नहीं नहीं, अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दांव ले लो, गुल्ली सूझेगी नहीं, कुछ परवाह नहीं। गया ने पदाना शुरू किया, पर उसे अब बिल्कुल अभ्यास न था। उसने 2 बार टाण लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार हुच गया। 1 मिनट से कम में वह दांव खो बैठा। मैंने अपने हृदय की विशालता का परिचय दिया। एक दांव और खेल लो, तुम तो पहले ही हाथ में पूछ गए। नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया, तुम्हारा अभ्यास छूट गया, कभी खेलते नहीं। खेलने का समय कहाँ मिलता है भैया। हम दोनों मोटर पर जा बैठे और चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुंच गए। गया चलते चलते बोला, कल यहाँ गुल्ली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे, तुम भी आओगे? जब तुम्हें फुर्सत हो तभी खिलाड़ियों को बुलाऊं। मैंने शाम का समय दिया और दूसरे दिन मैच देखने गया। कोई 10-10 आदमियों की मंडली थी। कई मेरे लड़कपन के साथी निकले, अधिकांश युवक थे जिन्हें मैं पहचान न सका। खेल शुरू हुआ। मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल, उसका नैपुण्य देखकर मैं चकित हो गया। टाण लगाता तो गुल्ली आसमान से बातें करती। कल किसी वह झिझक, वह हिचकिचाहट, वह बेदिली आज ना थी। लड़कपन में जो बात थी आज उसने प्रौढ़ता प्राप्त कर ली थी। कहीं कल इसने मुझे इस तरह पदाया होता तो मैं जरूर रोने लगता। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज की खबर लाती थी। पदने वालों में एक युवक ने कुछ धांधली की। उसने अपने विचार में गुल्ली लपक ली थी। गया का कहना था गुल्ली जमीन में लगकर उछली थी। इस पर दोनों में ताल ठोकने की नौबत आई है। युवक दब गया। गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर डर गया। अगर वह दब ना जाता तो जरूर मारपीट हो जाती। मैं खेल में न था, पर दूसरों के इस खेल में मुझे वही लड़कपन का आनंद आ रहा था जब हम सब कुछ भूलकर खेल में मस्त हो जाते थे। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना किया। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने धांधली की, बेईमानी की, पर उसे जरा भी क्रोध न आया, इसलिए कि वह खेल ना रहा था, मुझे खिला रहा था, मेरा मन रख रहा था। वह मुझे पदाकर मेरा कचूमर नहीं निकालना चाहता था। मैं अब अफसर हूँ या अफसरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई है। मैं अब उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, सहचर नहीं पा सकता। लड़कपन था तब मैं उसका समकक्ष था, या पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता। वो बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं पंचतंत्र की कहानी शेर, ऊंट, सियार और कौवा। किसी वन में मदोत्कट नाम का शेर निवास करता था। बाघ, कौवा और सियार
ये तीन उसके नौकर थे। एक दिन उन्होंने एक ऐसे ऊंट को देखा जो अपने गिरोह से भटककर उसकी ओर आ गया था। उसको देखकर शेर कहने लगा, अरे वाह, ये तो विचित्र जीव है, जाकर पता तो लगाओ कि यह वन्य प्राणी है अथवा ग्राम्य प्राणी। ये सुनकर कौवा बोला, स्वामी, ये ऊंट नाम का जीव ग्राम्य प्राणी है और आपका भोजन है, आप इसको मार कर खा जाइए। शेर बोला, मैं अपने यहाँ आने वाले अतिथि को नहीं मारता। कहा गया है कि विश्वस्त और निर्भय होकर अपने घर आए शत्रु को भी नहीं मारना चाहिए। अतः उसको अभयदान देकर यहाँ मेरे पास ले आओ, जिससे मैं उसके यहाँ आने का कारण पूछ सकूं। शेर की आज्ञा पाकर उसके अनुचर ऊंट के पास गए और उसको आदरपूर्वक शेर के पास ले आए। ऊंट ने शेर को प्रणाम किया और बैठ गया। शेर ने जब उसके वन में विचरने का कारण पूछा तो उसने अपना परिचय देते हुए बताया कि वह साथियों से बिछुड़कर भटक गया है। शेर के कहने पर उस दिन से वह कतनक नाम का ऊंट उनके साथ ही रहने लगा। उसके कुछ दिन बाद मदोत्कट शेर का किसी जंगली हाथी के साथ घमासान युद्ध हुआ। उस हाथी के मूसल के समान दांतों के प्रहार से शेर अधमरा तो हो गया, किंतु किसी प्रकार जीवित रहा, पर वह चलने फिरने में असक्त हो गया था। उसके असक्त हो जाने से कौवे आदि उसके नौकर भूखे रहने लगे, क्योंकि शेर जब शिकार करता था तो उसके नौकरों को उसमें से भोजन मिला करता था। अब शेर शिकार करने में असमर्थ था। उनकी दुर्दशा देखकर शेर बोला, किसी ऐसे जीव की खोज करो कि जिसको मैं इस अवस्था में भी मारकर तुम लोगों के भोजन की व्यवस्था कर सकूं। शेर की आज्ञा पाकर वे चारों प्राणी हर तरफ शिकार की तलाश में घूमने निकले। जब कहीं कुछ नहीं मिला तो कौवे और सियार ने परस्पर मिलकर सलाह की। सियार बोला, मित्र कौवे, इधर उधर भटकने से क्या लाभ, क्यों ना इस कतनक ऊंट को मारकर उसका ही भोजन किया जाए। सियार शेर के पास गया और वहां पहुंचकर कहने लगा, स्वामी, हम सब ने मिलकर सारा वन छान मारा है, किंतु कहीं कोई पशु ऐसा नहीं मिला कि जिसको हम आपके समीप मारने के लिए ला पाते। अब भूख इतनी सता रही है कि हमारे लिए एक पग भी चलना कठिन हो गया है। आप बीमार हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो आज कतनक के मांस से ही आपके खाने का प्रबंध किया जाए। इस पर शेर ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसने ऊंट को अपने यहाँ पनाह दी है, इसलिए आप उसे मार नहीं सकता। पर सियार ने शेर को किसी तरह मना ही लिया। राजा की आज्ञा पाते ही सियार ने तत्काल अपने साथियों को बुला लिया। उसके साथ ऊंट भी आया। उन्हें देखकर शेर ने पूछा, तुम लोगों को कुछ मिला? कौवा, सियार, बाघ सहित दूसरे जानवरों ने बता दिया कि उन्हें कुछ नहीं मिला, पर अपने राजा की भूख मिटाने के लिए सभी बारी बारी से शेर के आगे आए और विनती की कि वह उन्हें मार कर खा ले। पर सियार हर किसी में कुछ ना कुछ खामी बता देता ताकि शेर उन्हें ना मार सके। अंत में ऊंट की बारी आई। बेचारे सीधे साधे कतनक ऊंट ने जब यह देखा कि सभी सेवक अपनी जान देने की विनती कर रहे हैं तो वो भी पीछे नहीं रहा। उसने शेर को प्रणाम करके कहा, स्वामी, ये सभी आपके लिए अभक्ष्य हैं। किसी का आकार छोटा है, किसी के तेज नाखून हैं, किसी के देह पर घने बाल हैं। आज तो आप मेरे ही शरीर से अपनी जीविका चलाइए, जिससे कि मुझे दोनों लोकों की प्राप्ति हो सके। कतनक का इतना कहना था कि बाघ और सियार उस पर झपट पड़े और देखते ही देखते उसके पेट को चीर कर रख दिया। बस फिर क्या था, भूख से पीड़ित शेर और बाघ आदि ने तुरंत ही उसको चट कर डाला। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी लकड़हारा। एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटने जाया करता था। उसी जंगल में एक फकीर की झोपड़ी थी। उस फकीर ने एक दिन उस लकड़हारे को अपने पास बुलाया और पूछा, मैं तुझे रोज देखता हूँ कि तू इस जंगल में लकड़ी काटता है, क्या कभी तूने आगे जाने की नहीं सोची? लकड़हारे ने कहा, मेरी 7 पीढ़ी यही लकड़ी काटती रही है और आगे भी 7 पीढ़ियां यही काटती रहेगी। मुझे कहीं आगे जाने की क्या जरूरत है? इस पर उस फकीर ने कहा, थोड़ा और आगे जाओ, वहां चंदन की लकड़ियां हैं। वो थोड़ा और आगे गया
और उसे वाकई चंदन की लकड़ियां मिली और वो बहुत खुश हो गया। पहले वो रोज लकड़ियों के लिए जाता था, अब वह हफ्ते में एक बार ही जाता था। वो बहुत पैसे वाला हो गया था। कुछ समय बाद फकीर ने फिर उसे रोका और उससे कहा, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तू चंदन की लकड़ियां ला रहा है, क्या कभी उससे और आगे गया? इस पर लकड़हारे ने कहा, उससे आगे क्या करना है, चंदन की लकड़ियां तो सबसे श्रेष्ठ लकड़ियां हैं। फकीर ने कहा, अरे पागल, उससे थोड़ा आगे बढ़ जा, वहां चांदी के खदान हैं। फिर वह चांदी की खदानों में पहुंचा। अब वह और पैसे वाला बन गया। अब वह अपने साथ खच्चर लेकर जाता और बहुत सारी चांदी भर कर लाता। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन फकीर उसे फिर मिला। अब उसने उससे और आगे जाने को कहा और कहा कि वहां सोने की खदान है। फिर वह आदमी धीरे धीरे अपनी जगह का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसके पास बहुत सुंदर घर हो गया जो महल की तरह था। कई साल बीत गए। एक दिन वह अपने रथ से कहीं जा रहा था। सामने वह फकीर आ गया। फकीर को देखते ही वह आदमी रथ से उतरा और उसे प्रणाम करके कहा, आप बहुत दिनों के बाद दिखे। उस फकीर ने कहा, लेकिन आज भी मैं तुमसे वही प्रश्न पूछता हूँ। उस आदमी ने उस फकीर की बात बीच में ही काटते हुए कहा, अब आप मुझसे नहीं कह सकते कि और आगे जाओ, क्योंकि मैं बहुत आगे चला गया हूँ। पृथ्वी का पूरा चक्कर काट लिया है मैंने सोने से भी आगे हीरे जवाहरात की खदानें ढूंढ ली है। मुझे सब कुछ मिल गया है। मैंने जान लिया है कि आगे कुछ भी नहीं है। मैं पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा चुका हूँ, इसलिए अब आप मुझसे आगे जाने की बात ना कहें। इस पर फकीर जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा, आगे अभी बहुत कुछ है। वो आदमी बोला, उससे आगे क्या है? फकीर ने कहा, उससे आगे मैं हूं। क्या कभी तुमने सोचा कि जिस आदमी को चांदी, सोने, हीरे जवाहरात सब की खबर है, वो इस झोपड़ी में क्या कर रहा है? तब उसने याद किया कि मैंने जब भी इस फकीर को देखा, ध्यान मुद्रा में ही देखा। क्या ध्यान इन सबसे आगे की चीज है? क्या ध्यान से बढ़कर और कुछ भी नहीं? क्या यह सारी चीजें ध्यान के आगे फीकी हैं? वो आदमी उस रथ से उतर गया और फिर उसके बाद कभी उस रथ पर नहीं चढ़ा। ध्यान आत्मा की खुराक है, आत्मा को मजबूत करता है। ध्यान एक ऐसी आदत है जो जीवन बदल सकती है। इस संसार में देखने के लिए अनेक सुंदर स्थान है, परंतु सबसे सुंदर स्थान है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं यूनानी लोक कथा सौदागर। एंडी और मैंडी बहुत पक्के मित्र थे। वे बचपन से ही स्कूल में साथ पढ़े थे। जब वे युवा हुए तो उन्होंने तय किया कि वे दोनों अपना व्यापार भी एक साथ करेंगे। दोनों ने मिलकर कपड़े का व्यापार शुरू किया और उनका व्यापार खूब अच्छा चल निकला। वे दोनों विवाह करके घर बसाने की सोचने लगे, लेकिन तभी उनके व्यापार को किसी की नजर लग गई। किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया और व्यापार धीरे धीरे ठप होने लगा। एक दिन एंडी बोला, दोस्त, क्यों ना हम कहीं और चलकर किस्मत आजमाएं? हमारा व्यापार मंदा होता जा रहा है। यदि यही हाल रहा तो हमें भोजन के भी लाले पड़ जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि हम किसी दूसरे देश जाकर नया व्यापार शुरू कर दें। मैंडी बोला, एंडी, तुम ठीक कहते हो। हमें धीरे धीरे यहाँ का काम बंद कर देना चाहिए ताकि पैसा इकट्ठा करके कहीं और व्यापार कर सकें। 2 महीने के भीतर दोनों मित्रों ने मिलकर अपना व्यापार बंद कर दिया। अपने धन को असरफियों के रूप में लेकर वे अपने घोड़ों पर सवार होकर चल दिए। 2 दिन में वे दूसरे देश पहुंच गए। दोनों ने वहां जाकर एक सराय में अपना सामान रख दिया। रात्रि में मैंडी बोला, एंडी, मैं 1000 असरफी और घोड़ा लेकर जाता हूँ और देखता हूँ कि व्यापार का कोई इंतजाम हो जाए। तब तक तुम यहीं मेरा इंतजार करो। एंडी बोला, मित्र, जरा संभल कर जाना, न जाने यहाँ के लोग कैसे हों। मैंडी को व्यापार का अच्छा तजुर्बा था। वो बोला, फिक्र ना करो मित्र। अच्छा, मैं चलता हूँ।
शाम तक लौट आऊंगा। थोड़ी ही दूर जाने पर एक व्यक्ति ने पूछा, क्यों भैया, क्या घोड़ा बेचने जा रहे हो? मेंढी बोला, कोई खास इरादा तो नहीं है, पर कोई अच्छा खरीदार मिल जाए तो बेच भी सकता हूँ। वो व्यक्ति बोला, मैं तुम्हारा घोड़ा खरीदने को तैयार हूँ, बताओ तुम्हारे घोड़े की कीमत क्या है? मेंढी ने सोचा, मुझे घोड़ा बेचना तो है नहीं, पर यदि इसकी अच्छी कीमत मिल जाए तो बेचने में कोई हर्ज भी नहीं है। वैसे भी यह घोड़ा बूढ़ा हो गया है, इसके दाम ठीक मिल गए तो इसके बदले दूसरा अच्छा घोड़ा खरीद लूंगा। मेंढी बोला, मेरे घोड़े की कीमत तो 580 रुपये है। वो व्यक्ति बोला, मैं यहीं का दुकानदार हूँ, तुम कोई अजनबी जान पड़ते हो, यहाँ तो घोड़ा 180 रुपये में मिल जाता है। मेंढी बोला, लेना हो तो लो, इसकी कीमत कम नहीं होगी। क्या नाम है तुम्हारा? वो व्यक्ति बोला, मेरा नाम रसायल है, मुझे तुम्हारा घोड़ा पसंद है, ये लो 580 रुपये, अब घोड़ा मेरा हुआ। मेंढी ने खुश होकर 580 रुपये ले ली और घोड़े से उतरकर घोड़े की जीन खोलने लगा ताकि अपनी असरफियाँ निकाल सके। लेकिन रसायल मेंढी से बोला, अब यह घोड़ा मेरा हुआ तो इस पर से तुम कुछ नहीं ले सकते। हम यहाँ के व्यापारी हैं और जुबान के बड़े पक्के होते हैं। सौदा तय करते समय यह कतई तय नहीं हुआ था कि तुम इसकी जीन या कोई सामान उतार लोगे, अतः तुम घोड़े को हाथ भी नहीं लगा सकते। मेंढी बहुत परेशान था कि अब क्या करे। इतने में रसायल घोड़े पर बैठकर उसे तेज दौड़ाता हुआ शहर की तरफ चला गया। मेंढी बहुत दुखी होता हुआ सराय लौट आया और अपने मित्र एंडी को सारी बात विस्तार से बताई। एंडी को रसायल की चालाकी पर बहुत क्रोध आया और उसने मन ही मन उससे बदला लेने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह एंडी तैयार होकर बोला, मेंढी, मैं शहर जा रहा हूँ, व्यापार के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करके लौटूंगा, तब तक तुम यहीं आराम करो। मेंढी बोला, ये 500 रुपया साथ लेते जाओ। एंडी ने हंसते हुए जवाब दिया कि उसके लिए 25 रुपया ही काफ़ी हैं। फिर वो 25 रुपया लेकर चल दिया। शहर में जाकर उसने रसायल की दुकान के बारे में पता किया तो पता लगा कि रसायल कसाई है और मीट बेचने का धंधा करता है। एंडी सीधा रसायल की दुकान पर पहुंचा। उसने देखा कि रसायल की दुकान काफ़ी बड़ी थी। ऊपर छत पर उसके बच्चे खेल रहे थे, छज्जे पर स्त्रियां बैठी काम कर रही थी। एंडी ने दुकान में प्रवेश किया तो देखा कि बकरे के सिर और मुर्गे की टांगें लटक रही थी। दुकान के पिछवाड़े के आंगन में घोड़ा बंधा था। रुक रुक कर घोड़े के हिनहिनाने की आवाज आ रही थी। एंडी ने पूछा, भैया, ये सिर और टांगे कितने की हैं? रसायल बोला, ये सिर 1 रुपये का एक है और एक जोड़ी टांगे भी 1 रुपये की ही है। एंडी ने पूछा, क्या यहाँ सारे सिर और टांगों की कीमत 1 रुपये ही है? रसायल ने नम्रता से जवाब दिया, हाँ, सभी सिर और टांग की जोड़ी की कीमत 1 रुपये है। इस पर एंडी ने कुछ सोचा और पूछा, पक्की बात है ना कि हर सिर की कीमत 1 रुपये है? रसायल झुंझला कर बोला, कह तो दिया कि हर सिर की कीमत 1 रुपये है, क्या लिख कर दूं? एंडी ने 25 रुपये निकाल कर रसायल के हाथ में रखी और बोला, मुझे 25 सिर चाहिए। रसायल बोला, पर मेरे पास तो सिर्फ 5 ही सिर हैं, बाकी कल ले लेना। एंडी ने सख्ती दिखाते हुए कहा, कोई नए व्यापारी हो क्या? हम व्यापारी जुबान के बड़े पक्के होते हैं, सौदा हो गया तो हो गया। दुकान के ऊपर भी बहुत सारे सिर हैं, मुझे अभी 25 सिर चाहिए। रसायल गिड़गिड़ाने लगा और खुशामद करने लगा। वो बोला, भैया, मैंने तो बकरे के सिर की कीमत बताई थी, तुम्हें दावत के लिए ज्यादा मीट चाहिए तो टांगे ले लो। एंडी बोला, नहीं, मुझे तो सिर ही चाहिए, वो भी बिल्कुल अभी। रसायल समझ गया कि ये कल वाली घटना जानता है। तुरंत खुशामद करने लगा कि मेरे बीबी बच्चों को छोड़ दो। वो बोला, भैया, आप मंडी के ही कोई परिचित जान पड़ते हो, लो भैया, आप अपना घोड़ा भी ले जाओ और 1000 रुपये भी ले जाओ,
पर मेरे बीबी बच्चों की जान बख्श दो। एंडी ने अपनी 1000 असरफियां और घोड़ा लिया और सराय के लिए चल दिया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कहानी वैश्या की लड़की। छाया प्रमोद की सहपाठनी थी। प्रमोद नगर के एक प्रतिष्ठित और कुलीन ब्राह्मण परिवार का लड़का था और छाया थी नगर की एक प्रसिद्ध नर्तकी की इकलौती कन्या। नगर में एक बहुत बड़ा राधा कृष्ण का मंदिर था, जहां न जाने कितना सदाव्रत रोज बढ़ जाता था। सैकड़ों साधु संत मंदिर में पड़े पड़े भगवत भजन करते, मनमाना भोजन करते और वहीं पड़े रहते। छाया की माँ इसी मंदिर की प्रधान नर्तकी थी। मंदिर को छोड़कर वह दूसरी जगह कहीं गाने बजाने न जाती। मंदिर के प्रधान पुजारी की उस पर विशेष कृपा थी, इसलिए उसे किसी बात की कमी न होती थी। गंगा के किनारे उसकी विशाल कोठी थी, जहां से सदा संगीत की मधुर ध्वनि आया करती। नगर के संगीत प्रेमी जब स्वयं ही उसके यहाँ पहुंच जाते तो राजरानी उन्हें निराश न करती, किंतु वह किसी के यहाँ बुलाने पर गाने के लिए नहीं जाती थी। छाया इसी राजरानी की इकलौती कन्या थी। राजरानी की सारी आशाएं इसी कन्या के ऊपर अवलंबित थी। विद्या अध्ययन की ओर छाया की अधिक रुचि देखकर राजरानी ने उसे स्कूल में भर्ती करवा दिया था। छाया नगर की कुछ पुरानी प्रथा के अनुयायियों के विरोध करने पर भी कुलीन घर की लड़कियों के साथ पढ़ते पढ़ते कॉलेज तक पहुंच गई। और जिस दिन पहले पहल वह कॉलेज पहुंची, प्रमोद से उसकी पहचान हो गई। यह पहचान ही बनकर न रह सकी। धीरे धीरे वह मित्रता में परिवर्तित हुई और अंत में उसने प्रण का रूप धारण कर लिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि परिवार वालों का विरोध, तिरस्कार और प्रताड़ना न तो प्रमोद को ही उसके पद से विचलित कर सका, न छाया को। विवाह के लिए उन्हें कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। कोर्ट में रजिस्ट्री होने के बाद आर्य समाज मंदिर में उनका विवाह वैदिक रीत से संपन्न हुआ। अग्नि को साक्षी देकर वो दोनों पति पत्नी के पवित्र बंधन में बंध गए। बचपन से ही कुलीन घर की लड़कियों के साथ मिलते जुलते रहने के कारण उनके रीत रिवाजों को देखते देखते छाया के हृदय में एक कुलवधू का जीवन बिताने की प्रबल उत्कंठा जागृत हो उठी थी। प्रमोद के साथ विवाह सूत्र में बंधकर छाया ने उसी सुख का अनुभव किया। वो एक कुलवधू की तरह प्रमोद के इशारों पर नाचना चाहती थी। प्रमोद के नहा चुकने पर अपने हाथ से ही वह प्रमोद के कपड़े धोती। अभ्यस्त न होने पर भी दोनों समय प्रमोद के लिए वह अपने ही हाथ से भोजन बनाती और थाली परोसने के बाद जब तक प्रमोद भोजन करते वह उन्हें पंखा जला करती। प्रमोद के भोजन कर चुकने के बाद उनकी जूठी थाली में भोजन करने में वह एक अकथनीय सुख का अनुभव करती। इसके पहले इस प्रकार काम करने का उसके जीवन में कभी अवसर न आया था, किंतु धीरे धीरे उसने अपने आप को ऐसा अभ्यस्त कर लिया कि उसे कोई काम करने में कठिनाई न पड़ती। राजरानी को पुत्री की परिस्थितियों का पता लगता ही रहता था। वह सोचती कि मेरे साथ रहकर छाया यहाँ रानियों की तरह हुकूमत कर सकती थी। बड़े बड़े विद्वान रईस तक यहाँ आकर उसकी कदमबोसी कर जाया करते, किंतु उसकी तो मत ही पलट गई है। अपने आप ही उसने दासियों का सा जीवन स्वीकार कर लिया है। छाया को किसी प्रकार से अपने चंगुल में फांस लेने के प्रयत्न में वह अब भी लगी रहती। वह सोचती, ऐसाराम में पली हुई लड़की कितने दिनों तक कष्ट का जीवन बिता सकेगी, कभी न कभी चेतेगी और आवेगी। किंतु छाया तो माता के घर के ऐस आराम को घृणा की दृष्टि से देखती थी। यहाँ वो इस कष्ट में भी जिस सुख का अनुभव करती, उसकी आत्मा को जितनी शांति मिलती थी, उस रूप के हाट में, उस वैभव की चकाचौंध में उसके शतांश का भी स्वप्न देखना छाया के लिए दुराशा मात्र थी। छाया प्रमोद के विशुद्ध और पवित्र प्रेम के ऊपर संसार की सारी विभूतियों को निछावर कर सकती थी,
प्रमोद के साथ यह छोटा सा मकान उसे नंदनवन से भी अधिक सुहावना जान पड़ता था। सारांश ये कि छाया को कोई इच्छा न थी। प्रमोद का प्यार और उनके चरणों की सेवा का अधिकार वो सब कुछ पा चुकी थी। प्रमोद के विवाह के बाद प्रमोद के माता पिता ने उन्हें अपने परिवार में सम्मिलित नहीं किया। अपने इकलौते बेटे को त्याग देने में उन्हें बहुत कष्ट था, किंतु प्रमोद के इस कृत्य ने समाज में उनका सिर नीचा कर दिया था। अतः वो प्रमोद को क्षमा ना कर सके। स्वाभिमानी प्रमोद ने भी माता पिता से क्षमा की याचना ना की। अपनी समझ में उन्होंने कोई बुरा काम ना किया था, इसलिए शहर में ही पिता के कई मकानों के रहने पर भी वे किराए के मकान में रहने लगे। परिवार और समाज ने प्रमोद को त्याग दिया था, किंतु उनके कुछ अपने ऐसे मित्र थे जो उन्हें इस समय भी अपनाए हुए थे। अपने इस छोटे से गिने चुने मित्रों के संसार में छाया के साथ रहकर प्रमोद को अब और किसी वस्तु की आवश्यकता न थी। आर्थिक कठिनाइयां कभी बाधा बनकर उनके ही सुख के सामने खड़ी हो जाएंगी। प्रमोद को इसका ध्यान भी न था। कॉलेज के प्रोफेसरों और प्रिंसिपल की उनके साथ बड़ी सहानुभूति थी। उनका आचरण कॉलेज में बड़ा उज्जवल रहा था और वे परीक्षाओं में सदा पहले स्थान पर आए थे, इसलिए वह थोड़ा प्रयत्न करने पर वहां प्रोफेसर हो सकते थे। परंतु सुख की आत्मविस्मृत तथा बाह्य आवश्यकताओं की पहुंच कहाँ। कॉलेज में एक हिंदी के प्रोफेसर का स्थान खाली भी हुआ, किंतु प्रमोद अपने सुख में इतना भूल गए थे कि उन्हें और किसी बात का स्मरण ही ना रहा। उनके मित्रों और छाया ने एक दो बार उनसे इस पद के लिए प्रयत्न करने के लिए कहा भी, किंतु उनका यह उत्तर सुनकर, छाया क्यों मुझे अपने पास से दूर भगा देना चाहती हो, छाया चुप हो गई। उसे अधिक कहने का साहस न हुआ। वह प्रमोद के भावुक स्वभाव से भली भांति परिचित थी। छोटी छोटी साधारण बातों का भी उनके हृदय पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता था। यौवन जनित उन्माद और लालसाएं चिरस्थायी नहीं होती। इस उन्माद के नशे में जिसे हम प्रेम का नाम दे डालते हैं, वह वास्तव में प्रेम नहीं, किंतु वासनाओं की प्यास मात्र है। लगातार 6 महीने तक छाया के साथ रहकर अब प्रमोद की आंखों में भी छाया के प्रेम और सौंदर्य का वह महत्व न रह गया था जो पहले था। अब वह नशा कहाँ था। उन्हें अपने कर्तव्य का ज्ञान हुआ। उन्हें अब ऐसा जान पड़ता जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी भूल कर डाली है। आर्थिक कठिनाइयां भी उन्हें पद पद पर सूल की तरह कष्ट पहुंचा रही थी। इसके अतिरिक्त माता पिता के स्नेह का अभाव उन्हें बहुत खटक रहा था। उनका चित्त व्याकुल सा रहता। बार बार उस स्नेह की शीतल छाया में दौड़कर शांति पाने के लिए उनका चित्त चंचल हो उठता। माता पिता के स्नेह में जो शीतलता, माता का मधुर दुलार और जो एक प्रकार की अनुपम शांति मिलती है, वह उन्हें छाया के पास ना मिलती। छाया के प्रेम में उन्हें सुख मिलता था, शांति नहीं। स्नेह मिलता था पर शीतलता नहीं। आनंद मिलता था पर तृप्ति नहीं। हाँ, प्यास और तीव्र होती जान पड़ती। आनंद और सुख के जलन की मात्रा अधिक मालूम होती। वे माता पिता के स्नेह के लिए अत्यधिक विकल रहते, किंतु जब माता पिता ने ही उन्हें अपने प्रेम के पलने से उतार कर अलग कर दिया, तब स्वयं उनके पास जाकर उनके प्रेम और दया की भिक्षा मांगना प्रमोद के स्वाभिमानी स्वभाव के विरुद्ध था। प्रमोद का स्वास्थ्य भी अब पहले जैसा न रह गया था। चिंताओं और आर्थिक कठिनाइयों के कारण वे बहुत क्रस और विक्षिप्त से रहते। समाज में भी अब वह मान प्रतिष्ठा न थी। हर स्थान पर उनके इसी विवाह की चर्चा सुनाई पड़ती। प्रमोद के इस कार्य से ही नहीं, स्वयं प्रमोद से भी किसी को किसी प्रकार की कोई सहानुभूति न रह गई थी। सब लोग प्रायः यही कहते कि प्रमोद 2 ही 3 साल के बाद अपने इस कृत्य पर पछताएगा। यह विवाह प्रमोद सरीखे विवेकी और विद्वान युवक के अनुकूल नहीं हुआ। ठहरी तो आखिर वैश्या की ही लड़की ना।
कितने दिन तक साथ देगी? वैश्याएं भी किसी की होकर रही हैं या यही रहेगी? इस प्रकार के न जाने कितने तरह के आक्षेप प्रमोद के सुनने में आते। इन सब बातों को सुन सुनकर प्रमोद की आत्मा विचलित सी हो उठी। उन्हें इन सब बातों का मूल कारण छाया ही जान पड़ती। वे सोचते, कहाँ से मेरी छाया से पहचान हुई, ना उससे मेरी पहचान होती और ना विपत्तियों का समूह इस प्रकार मुझ पर टूट पड़ता। वे अब छाया से कुछ खिंचे खिंचे से रहने लगे। उनके प्रेम में अपने आप शीतलता आने लगी। छाया का मूल्य उनकी आंखों में घटने लगा। पर प्रमोद स्वयं ये सब चाहते ना थे। छाया में वेश्या की लड़की होने के अतिरिक्त और कोई अवगुण मिलता ना था। वे विवश थे। हृदय के ऊपर किसका वश चलता है? वे अपने व्यवहार पर स्वयं ही कभी कभी दुखित हो जाते, फिर वही भूल करते। कभी कभी औरों के सामने भी छाया से वो ऐसा व्यवहार कर बैठते जो अनुचित कहा जा सकता था। छाया सुख की छाया में ही पलकर बड़ी हुई थी। अपमान, अनादर और तिरस्कार के ज्वालामय संसार से वह परिचित न थी। अब पद पद पर उसे प्रमोद से प्रेम के कुछ मीठे शब्दों के स्थान पर तिरस्कार से भरा हुआ अपमान ही मिलता था। प्रमोद के इस परिवर्तन के बाद भी छाया ने समझ लिया था कि प्रमोद के हृदय में उसने एक ऐसा स्थान बना लिया है जिस तक किसी और की पहुंच नहीं है। उसे इसी में संतोष था। एक कुलवधू इसके अतिरिक्त और चाहती ही क्या है? पत्नी के रूप में पहुंचकर छाया ने अपना अस्तित्व ही मिटा दिया था। प्रमोद के चरणों में उसके लिए थोड़ा सा स्थान बना रहे, यही उसकी साधना थी। और इस साधना के बल पर ही वह प्रमोद का किया हुआ अपमान और तिरस्कार हंसकर सह सकती थी। उसके ऊपर उस अपमान और तिरस्कार का अधिक प्रभाव न पड़ता। प्रमोद के जरा हंसकर बोलने पर वो सब कुछ भूल जाती थी। उसे कुछ याद रहता तो केवल प्रमोद का मधुर व्यवहार। प्रमोद के माता पिता आखिर पुत्र को कितने दिनों तक छोड़कर रह सकते थे, और अब तो प्रमोद के साथ साथ उन्हें छाया पर भी ममता हो गई थी। उनका क्रोध महीने डेढ़ महीने से अधिक न ठहर सका। वो समाज के पीछे अपने प्यारे पुत्र को नहीं छोड़ सकते थे। हृदय कहता था, चलो मना लाओ, बेटा आत्माभिमानी है तो पिता को नम्र होना चाहिए। किंतु आत्माभिमान में आकर उसी समय गला पकड़ लेता। पुत्र के दरवाजे स्वयं उसे मनाने के लिए जाना उन्हें अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल न जान पड़ता। फिर पुत्र ही तो है, यदि वो पिता के पास तक आ जाए तो क्या उसकी शान में फर्क आ जाएगा? सारांश यह कि चंद्रभूषण और सुमित्रा अब बहू बेटे के लिए व्याकुल होते हुए भी उन्हें बुला ना सके। एक दिन एक व्यक्ति ने आकर कहा कि प्रमोद बहुत दुबला हो गया है और कुछ बीमार सा है। माता का हृदय पानी पानी हो गया। उसने उसी समय एक नौकर के हाथ कुछ रुपए भेजकर कहला भेजा कि प्रमोद आकर उनसे मिल जाए। रुपए तो प्रमोद ने ले लिए क्योंकि उन्हें आवश्यकता थी, परंतु वे घर ना जा सके। उन्होंने समझा माँ ने पिता की चोरी से घर में बुलवाया है, इसलिए जिस घर में वे पैदा हुए, जहाँ के जलवायु में पलकर इतने बड़े हुए, उसी घर में चोर की तरह जाना उन्हें भाया नहीं। वे नहीं गए, जाना अस्वीकार कर दिया। इससे सुमित्रा को बड़ा दुख हुआ। वे उठते बैठते चंद्रभूषण से इस बात का आग्रह करने लगी कि वे प्रमोद को स्वयं लेने जाएं। उसे मनाने में उनकी प्रतिष्ठा न कम पड़ेगी। दशरथ ने बेटे के लिए प्राण दे दिए थे, यहाँ तो जरा से सम्मान की ही बात है। पिता का हृदय तो स्वयं ही पुत्र के लिए विकल हो रहा था। वे तो स्वयं चाहते थे। अब सारी जिम्मेदारी सुमित्रा के सर पर छोड़कर वे पुत्र को मनाने चले। कहीं छाया पैर छूने आई तो लाख वैश्या की लड़की है, पर अब तो मेरी पुत्र बधू है। क्या मैं खाली हाथ ही पैर छुआ लूंगा? सराफे की ओर घूम गए। वहां एक जोड़ी जड़ाऊ कंगन खरीदे और जेब में रखकर 10 कदम भी न चल पाए थे
कि सामने से प्रमोद आते हुए दिखाई दिए। चंद्रभूषण के पैर रुक गए। प्रमोद भी ठिठके। झुककर उन्होंने पिता के पैर छू लिए। चंद्रभूषण की आंखों से गंगा जमुना बह निकली। प्रमोद के भी आंसू ना रुक सके। दोनों कुछ देर तक इसी प्रकार आंसू बहाते रहे। कोई बातचीत ना हुई। अंत में गला साफ करते हुए चंद्रभूषण ने कहा, घर चलो बेटा, तुम्हारी अम्मा रात दिन तुम्हारे लिए रोया करती हैं। प्रमोद ने कोई आपत्ति ना की। चुपचाप पिता के साथ घर चले गए। उस दिन वे बहुत रात घर लौटे। उनकी बाट जोहते जोहते छाया भूखी प्यासी सो गई थी। जब प्रमोद अपने कमरे में पहुंचे तो 12 बज रहे थे। उस समय छाया को जगाना उन्होंने उचित नहीं समझा। विलंब से लौटने का दुख था, जबकि वे भोजन कर चुके थे और छाया उनकी प्रतीक्षा में भूखी ही सो गई थी। उन्हें छाया के ऊपर दया आई। उसके सिर पर हाथ फेरते फेरते वे नींद की प्रतीक्षा करने लगे। छाया गाढ़ी निद्रा में सोई थी। उसके चेहरे पर कभी हंसी और कभी विषाद की रेखा खिंच जाती थी। प्रमोद यह देख रहे थे। आज उन्हें अपने कट व्यवहार तीर की तरह चुभने लगे। इसी सोच विचार में वे सो गए। छाया की भी नींद खुली। घड़ी की ओर देखा, 1:30 बज रहे थे। पास ही प्रमोद सुख की नींद ले रहे थे। वह बड़ी व्याकुल हुई। उसने अपने आप को जाने कितना धिक्कारा। ऐसी नींद भी भला किस काम की। वे आए और भूखे प्यासे सो रहे और ये निगोड़ी आंखें ना खुली। ये सदा के लिए बंद ना हुई थी ना, कभी ना कभी खुलने के लिए तो मुंदी थी, फिर खुलने के समय पर क्यों ना खुली। इसी प्रकार अनेक विचार उसके मस्तिष्क में आ रहे थे। छाया फिर सो ना सकी। बाकी रात उसने करवट बदलते ही बिताई। सवेरे उठकर उसने प्रमोद का कोट टटोला। उसकी जंजीर ज्यों का त्यों पड़ी थी। दूसरी जेब में 25 रुपए भी थे। जंजीर बेची भी नहीं, गिरवी भी नहीं रखी। फिर ये रुपए कहाँ से आए? प्रयत्न करने पर भी छाया इस उलझन को ना सुलझा सकी। सवेरे प्रमोद सोकर उठे, तब उनका चेहरा और दिनों की अपेक्षा अधिक प्रसन्न था। उठने पर उन्होंने छाया से पिता की मुलाकात, अपने घर जाने की बात और वहां के सब लोगों के व्यवहार और बर्ताव सभी बतलाए। छाया सुनकर प्रसन्न हुई, किंतु उस घर में छाया भी प्रवेश कर सकेगी या नहीं, ना तो इसके विषय में प्रमोद ने कुछ कहा और ना ही छाया को पूछने का साहस हुआ। अब प्रमोद की दिनचर्या बदल गई थी। वह सवेरे से उठते ही अपनी माँ के पास चले जाते, वहीं हाथ मुंह धोते, वहीं दूध पीते, फिर अखबार पढ़ते पढ़ाते, मित्रों से मिलते जुलते वे करीब 11-12 बजे घर लौटते। इस समय उन्हें घर आना ही पड़ता, क्योंकि छाया उन्हें भोजन कराए बिना खाना ना खाती थी। छाया को अब प्रमोद के सहवास का अभाव बहुत खटकता था, किंतु वह प्रमोद से कुछ कह ना सकती थी। वह कुछ ऐसा अनुभव करती थी जैसे प्रमोद के चरणों पर अपना सर्वस्व निछावर करके भी वह प्रमोद को उस अंश तक नहीं पा सकती है जितना एक साधर्मणी का अधिकार होता है। इसी प्रकार 6 महीने और बीत गए। आज वही तिथि थी जिस दिन छाया और प्रमोद विवाह के पवित्र बंधन में बंधकर एक हुए थे। वो आज बड़ी प्रसन्न थी। सवेरे उठते ही उसने स्नान किया, एक गुलाबी रंग की रेशमी साड़ी पहनी। जो कुछ आभूषण थे वो सब पहनकर वो प्रमोद के उठने की प्रतीक्षा करने लगी। प्रमोद उठे और उठकर प्रतिदिन के नियम के अनुसार पिता के घर जाने लगे। छाया ने पहले तो उन्हें रोकना चाहा, किंतु फिर कुछ सोचकर बोली, आज जरा जल्दी लौटना। क्यों, कोई विशेष काम है? प्रमोद ने पूछा। आज अपने विवाह की वर्षगांठ है। कुछ प्रसन्नता और कुछ संकोच के साथ छाया ने उत्तर दिया। होगी, उपेक्षा से कहते हुए प्रमोद ने साइकिल उठाई और वे चल दिए। छाया की आंखें डबडबा आई। वह कातर दृष्टि से प्रमोद की ओर तब तक देखती रही जब तक वे आंखों से ओझल ना हो गए। फिर भीतर आकर अनमन भाव से घर के कामकाज में लग गई। भोजन में आज उसने कई चीजें
जो प्रमोद को पसंद थी बनाई, किंतु इधर भोजन का समय निकल जाने पर भी प्रमोद घर ना लौटे तो वह चिंतित सी हुई। उससे रहा ना गया, उठकर वह प्रमोद के घर की तरफ चली। जहां न जाना चाहती थी वही गई, जो कुछ न करना चाहती थी वही किया। घर के सामने पहुंचकर उसने देखा कि चंद्रभूषण तखत पर बैठे हैं। छाया को देखते ही वे कुछ अचंभित से हुए, किंतु तुरंत ही आदर भाव प्रदर्शित करते हुए बोल उठे, आओ बेटी, कैसे आई हो, आओ बैठो। छाया को ससुर के इस सद्व्यवहार की आशा न थी। वह उनके इस व्यवहार पर बड़ी प्रसन्न हुई। उसकी समझ में न आता था कि वह प्रमोद के विषय में कैसे पूछे। इसी पशुपेश में वह कुछ देर चुपचाप खड़ी रही। अंत में अपने सारे साहस समेटकर उसने पूछा, वे कहाँ हैं? किसे, प्रमोद को पूछती हो? वो तो इधर कल शाम से ही नहीं आया। पर हाँ, वह प्रायः मिस्टर अग्रवाल के यहाँ बैठा करता है। तुम ठहरो, मैं उसे बुलवाए देता हूँ, चंद्रभूषण ने उत्तर दिया। उधर प्रमोद की माँ दरवाजे की आड़ से खड़ी खड़ी छाया को निहार रही थी और मन ही मन सोच रही थी, कैसी चांद सी है, चाल ढाल से भी कुलीन घर की बहू बेटियों से कुछ अधिक ही जचेगी, कम नहीं। बातचीत का ढंग कितना अच्छा है, स्वर कितना कोमल और मधुर है। चूल्हे में जाए वह समाज, जिसके कारण मैं इस हीरे के टुकड़े को अपने घर में अपनी आंखों के सामने नहीं रख सकती। छाया फिर बोली, आप उन्हें न बुलवाकर मुझे ही वहां पहुंचवा दें। अच्छी बात है, कह के चंद्रभूषण अपने एक विश्वास पात्र नौकर के साथ छाया को मिस्टर अग्रवाल के घर भेजकर भीतर आए। पत्नी ने कहा, वह लड़की जिसके साथ तुम्हारे बेटे ने ब्याह किया है आज आई थी। पत्नी ने तिरस्कार के स्वर में कहा, वह बेचारी तो उपत के तुम्हारे दरवाजे तक आई और तुमसे इतना भी ना बन पड़ा कि उसे घर के भीतर तक लिवा लाते। चंद्रभूषण सिर खुजलाने लगे। वाह, मैंने तो तुम्हारे ही डर के मारे नहीं बुलाया, नहीं तो बुलाने को क्या हुआ था, अपनी ही तो बहू है। फिर वे उठकर भीतर गए। अलमारी से वही कंगन की जोड़ी जो उस दिन उन्होंने खरीदी थी लाकर पत्नी के सामने धर दी। बोले, लो, अब जब आवे तो उसे यह कंगन पहना देना। सुमित्रा ने चकित दृष्टि से एक बार कंगन और एक बार पति की ओर देखा, फिर प्यार किंतु तिरस्कार के स्वर में बोली, मेरे लिए तो ऐसा कंगन कभी ना लाए थे, अपनी बहू के लिए कैसे चुपचाप खरीद लाए, किसी को मालूम भी ना होने पाया। अरे तो ऐसे कंगन के लिए कलाई भी तो वैसी ही होनी चाहिए। कहते कहते चंद्रभूषण बाहर चले गए। कंगन उठाकर सुमित्रा ने रख लिए और उसी दिन से फिर छाया की बाट जोहने लगी। छाया ने मिस्टर अग्रवाल के घर पहुंचकर देखा, प्रमोद ताश के खेल में तल्लीन है। वहां पर कई युवक और युवतियां थी। प्रमोद सबसे हंस हंस कर बातें कर रहे थे। वहां पर मिस्टर अग्रवाल की कन्या शांता को छोड़कर छाया किसी को पहचानती न थी। शांता से छाया का परिचय भी प्रमोद ने ही करवाया था। शांता प्रमोद की बाल सहेली थी और वे उसका बहुत आदर करते थे, किंतु आज प्रमोद का शांता के पास इस तरह बैठे रह जाना और छाया की उपेक्षा करना छाया को बड़ा कष्टकर जान पड़ा। वह सोचने लगी, यहाँ ना आती तो अच्छा होता। वह बैठ ना सकी, 10 मिनट तक चुपचाप खड़ी देखती रही। अंत में शांता की नजर उस पर पड़ी। उसने उठकर छाया को आदर के साथ बैठाया। प्रमोद को छाया का इस प्रकार उसकी खोज में ही सही उसके मित्रों के घर तक पहुंचना अच्छा ना लगा। उन्होंने वहीं सबके सामने उसे डांट दिया। वे सिर से पैर तक जल उठे। कुछ देर वहां बैठकर फिर वे अपने घर आए। घर पहुंचकर उन्होंने छाया को खूब आड़े हाथों लिया। जो कुछ जी में आया क्रोधावेश में कहते गए। क्रोध में ना मनुष्य में बुद्धि रह जाती है ना विवेक। प्रमोद को जो कुछ कहना था वह भी कहा और जो कुछ ना कहना था वह भी कहा। अंत में उन्होंने यहाँ तक कह डाला
कि तुम अपने परिवार की चाल क्यों छोड़ सकोगी? गली गली घूमोगी नहीं तो काम कैसे चलेगा? तुम तो मालूम होता है वही करोगी जो तुम्हारी माँ आज तक कर रही है। छाया कट सी गई। अपमान उसके चेहरे पर तड़प उठा, किंतु वह कुछ नहीं बोली। वह जानती थी कि कुछ बोलकर अपना अहित छोड़कर वह हित नहीं कर सकती। अंत तक अपने इस कार्य के लिए वह विनम्र भाव से प्रमोद से क्षमा मांगती रही और इस बात का आश्वासन देती रही अब उससे ऐसी भूल कभी ना होगी। किंतु प्रमोद अपने को शांत ना कर सके। वे उन्मत्त की तरह कभी टहलते और कभी चुपचाप लेट जाते। अंत में कुछ देर तक इधर उधर टहलकर वे छाया से बोले, छाया, मैं तो मिस्टर अग्रवाल के घर जा रहा हूँ। वहाँ मुझे कुछ शांति मिलती है। शांता के पास पहुंचकर मैं एक प्रकार के सुख और शीतलता का अनुभव करता हूँ। वहाँ मैं सारी दुश्चिंताओं से क्षण भर के लिए अपने आप को मुक्त पाता हूँ। वहाँ मैं जितना अधिक रहूं रहने दिया करो। तुम्हारे पास मुझे सिवा ग्लानि और क्षोभ के कुछ नहीं मिलता। तुम्हारे पास मैं शांति नहीं किंतु अशांति ही अधिक पाता हूँ, शीतलता नहीं, मुझे जलन होती है। और यह सच तो है छाया कि अब मैं तुमसे घृणा करने लगा हूँ। तुम्हारी माँ के घर की दासी का आना जाना मैं संदेह की दृष्टि से देखता हूँ। मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं रह गया है। अब तुम मेरे पीछे मत पड़ो, तुम्हें स्वतंत्र किए देता हूँ। तुम चाहो तो अपनी माँ के पास जाकर सुख से रह सकती हो। मैंने तो तुम्हारे साथ इतने दिनों तक रहकर भर पाया। बस अब और अधिक मुझे अपने साथ रहने के लिए विवश मत करो। रोने धोने का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। जहाँ मैं थोड़ी शांति पाता हूँ वहाँ जाने दो। कहते हुए प्रमोद बाहर चला गया। छाया वहीं धरती पर लौटकर फूट फूट कर रोने लगी। आज उसे मालूम हुआ कि वह कितनी असहाय, कितनी विवश और कितनी दुर्बल है। संसार उसे शून्य सा होता हुआ जान पड़ा। उसे ऐसा लगता था जैसे उसका सर्वस्व कोई बरबस उससे छीन लिए जाता है। वह चीख पड़ी और रोते रोते बेहोश हो गई। पड़ोस की कुछ स्त्रियों ने आकर उसके मुंह पर पानी की छींटे मारी। छाया उठ बैठी। उस दिन वह भोजन न कर सकी। इस प्रकार विवाह की पहली वर्षगांठ संपन्न हुई। प्रमोद बहुत रात गए घर लौटे। छाया तब तक सोई न थी। वह अब भी रो रही थी। छाया की अवस्था पर प्रमोद को दया आ गई। उन्हीं की ओर से इस संग्राम की संधि का प्रस्ताव पेश हुआ। सुलह हुई और दोनों ने साथ भोजन किया। रात अच्छी कटी, किंतु सवेरे से फिर वही रफ्तार बढ़ेगी जो पहले थी, सो अब भी है। आरंभ हो गई। प्रमोद फिर कुछ तेज बातें कह के चल पड़े और छाया रोती रह गई। राजरानी अपनी पुत्री की दुर्अवस्था के विषय में प्रतिदिन सुना करती थी। उसने फिर अंतिम शस्त्र फेंका। दासी से कहला भेजा, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। छाया चाहे तो आकर मेरे साथ सुख से रह सकती है। यह इतनी बड़ी कोठी और लाखों की संपत्ति उसी की है। वो इतना कष्ट क्यों झेल रही है? अभी उसकी माँ तो जीवित है, इतना तो सोचे। छाया ने उसके उत्तर में माँ को कहला भेजा, मेरी नसों में सीता और सावित्री का खून दौड़ रहा है। मैं आर्य महिला हूँ। मैं अपने पति के चरणों को छोड़कर नहीं जा सकती। सीता और सावित्री का महान आदर्श मुझसे कहता है कि पति ही मेरा परमेश्वर है। पति को छोड़कर स्त्री की कहीं दूसरी जगह गति नहीं हो सकती। उनसे कहना कि मेरी माँ तो मर चुकी है, मैं उन्हें अपनी माँ नहीं समझती। मेरी माँ होती तो मेरी ही तरह पवित्र जीवन बिताती। इस उत्तर से राजरानी के स्वाभिमान को धक्का सा लगा। उसने सोचा अभी और ठोकरें खाने के बाद उसकी अक्ल ठिकाने आवेगी, तब अपने आप चली आएगी। जैसे ही दासी घर से बाहर निकली, प्रमोद ने घर में प्रवेश किया। वह सिर से पैर तक जल उठे। घर के अंदर आते ही उन्होंने बेकसूर ही सारा क्रोध छाया पर उतार दिया। छाया के हर छोटे छोटे कार्य को अब वे संदेह की दृष्टि से देखते थे।
उन्हें उसके ऊपर विश्वास न रह गया था। उसकी हर एक भावभंगी में उन्हें कुछ छल, कुछ धोखा दृष्टिगोचर होता था। उन्होंने दासी के आने का कारण पूछा और छाया के सच सच कह देने पर भी विश्वास ना कर सके। क्रोध में उन्मुख से हो रहे थे। क्रोध के साथ बोले, छाया तुम जाओ, जाओ अपनी माँ के साथ रहो, मेरा पिंड छोड़ दो। तुम्हारे साथ रहने से मुझे कष्ट भर होता है और कुछ नहीं। मैं अपने आप तो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तुम अपने आप ही अपनी माँ के पास चली जाओ तो मेरे ऊपर किसी प्रकार की जिम्मेदारी ना रह जाएगी। मेरा कहना मानो, मुझे इस बंधन से मुक्त कर दो छाया। तुम भी सुख से रह सकोगी, मैं भी सुख से रह सकूंगा। छाया ये बातें चुपचाप सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहते जाते थे। उसने हिचकियों के साथ कहा, प्रमोद, तुम बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो मैं कर दूंगी। व्यंग और उपेक्षा की हंसी के साथ प्रमोद ने कहा, हाँ यही चाहता हूँ छाया, मुझे बंधन से मुक्त कर दो। जिस दिन तुम मेरी इतनी बात मान लोगी मुझे बड़ी शांति मिलेगी। शाम को घर लौटकर प्रमोद ने देखा छाया अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रही थी। उसकी आंखें कदाचित एक बार प्रमोद को देख लेने की प्रतीक्षा में खुली थी। प्रमोद के आते ही एक हिचकी के साथ उसकी आंखें सदा के लिए बंद हो गई। प्रमोद पागलों की तरह छाया की लाश पर गिर पड़ा। आज भी प्रमोद नन्ही सी पोटली जिसमें छाया का चित्र और उसका अंतिम पत्र है, बड़ी सावधानी से हृदय लगाए हुए नगर के सुनसान स्थानों में या खंडहरों में देखे जाते हैं। वे न कभी किसी से बोलते हैं और न किसी की बात का उत्तर देते हैं। हाँ, अपने आप ही वे कभी कभी एक विचित्र प्रकार की आवाज से कुछ कहते हैं जिसको बस वे ही समझते हैं और कोई नहीं। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कहानी वैश्या की लड़की।